तो फाइनली एग्ज़ाम सेंटर्स आप लोगों को मिल गए, एग्ज़ाम सेंटर आ गए आप लोगों के, बधाई हो आपको। प्रक्रिया शुरू हो गई, अब कुछ दिन में सेंटर भी आ जाएंगे। है ना, प्रक्रिया शुरू है। आ जाओ सवाल पे। हाँ, कल ही हम बात कर रहे थे और कल ही आ गए। कल क्लास में बात ही कर रहे थे कि सेंटर आ गए क्या, और फिर क्लास खत्म होते ही खबर आ गई। सब तैयार करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ध्यान से, सावधान। हाँ, जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। कौन सा सही नहीं है? ये संख्याएं नहीं है, मैट्रिक्स है। ये संख्याएं नहीं है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ये संख्याएं नहीं है, ये मैट्रिक्स है। पढ़ाया हुआ है ये मैंने आपको, और बहुत जोर दे के पढ़ाया हुआ है कि मैट्रिक्स और संख्याओं में बड़ा एक डिफरेंस आता है, वो होता है क्रम विनिमेयता का। मैट्रिक्स से क्रम विनिमेयता को नहीं मानती, जबकि नंबर क्रम विनिमेयता को मानते हैं। तो आपके बहुत सारे फॉर्मूले इस क्रम विनिमेयता की वजह से मैट्रिक्सों में अटक जाते हैं। मैट्रिक्सों में ये चीज अटक जाती है, ये अटक जाती है। ये रहा आपका गलत कथन। ये नंबरों के लिए सही है, लेकिन मैट्रिक्सों के लिए सही नहीं है। ये नंबरों के लिए सही है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए ये गलत है। मैट्रिक्स के लिए ये गलत है, क्योंकि आप a माइनस बी को जब a प्लस बी से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? a को a से गुणा किया, a स्क्वायर आया, ठीक है। a को b से गुणा किया, a b आया, ठीक है। b को a से गुणा किया, माइनस b आया। b को b से गुणा किया, b स्क्वायर आया। अब आप ए बी और बी ए को नहीं काट सकते, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर थोड़ी है। ए बी और बी ए बराबर थोड़ी है, क्या पता बराबर है नहीं है। तो ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा, क्योंकि क्रम विनिमेयता नहीं है। यही फर्क आता है। हमारे नंबर होते, अगर यही ए और बी कोई नंबर होते तो हमें पता है ए बी बराबर बी ए होता है। नंबर होते तो ये कट जाता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता। लेकिन मैट्रिक्सों में क्रम विनिमेयता नहीं होती। अब ये नहीं होने की वजह से ए बी और बी ए बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये कट नहीं सकते, कट नहीं सकते तो ये यूं ही पड़ा रहेगा। इस वजह से इनमें डायरेक्ट ये वाले जो आप फॉर्मूले यूज करते हैं नंबरों वाले, ये सर्व समीकरणें, ये मैट्रिक्सों में काम नहीं करती है। सर्व समीकरणें मैट्रिक्स में काम नहीं करती है। हाँ, क्रम विनिमेयता होती है। अगर क्रम विनिमेयता हो गई तो हमारी जो सर्व समीकरणें है ना, वो सारी मैट्रिक्सों पे काम करने लग जाती है। बस मैट्रिक्स और हमारे नंबर का जो मेन डिफरेंस है, हमारे नंबर जो रियल नंबर है वो क्रम विनिमेयता को फॉलो करते हैं और मैट्रिक्स से नहीं करती। इस वजह से हमारी जो सर्व समीकरणें हैं वो मैट्रिक्सों में जाके अटक जाती है, वो वहां पे काम नहीं करती। ये तो कॉमन है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ये आएगा, सत्य कथन। एक ए बी की पावर एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन, ये तब होगा जब क्रम विनिमेयता है। ये दिया हुआ है। हाँ, क्रम विनिमय है तो ये बात सही है, ये भी गलत है। बिना क्रम विनिमयता के ये भी गलत है। अब यहाँ पे कैसे आ गया? यहाँ पे इसलिए आ गया आई है, आई इकाई मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स को कोई क्रम विनिमयता की जरूरत नहीं है। इकाई मैट्रिक्स को क्रम विनिमयता की आवश्यकता नहीं है। इकाई मैट्रिक्स बिना क्रम विनिमयता के भी क्रम विनिमयता को दर्शाती है। ये इकाई मैट्रिक्स के पास कमाल वाली है। नहीं, ये मैराथन वेराथन मेरे बस की बात नहीं है। मैं पूरे साल मैराथन खेलता हूँ। ये लास्ट में 2 दिन 3 दिन वाला फालतू में डिस्टर्ब करने वाला टाइम पास वाला काम मुझसे नहीं है भाई, माफी चाहता हूँ। ये काम नहीं होता। लास्ट में 2 दिन रात भर जागेंगे, 24 घंटे पढ़ेंगे। पूरे साल कहाँ गए थे? पूरे साल कहाँ जाते हैं? पूरे साल पढ़ो, पूरे साल पढ़ो। क्या मैराथन ही चलती है।
मेरी डेली की क्लास, वैसे देखो तो मेरी डेली की क्लास अभी टोटल 6 क्लासेस आती है, जिनमें से 5 क्लासेस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की है, टोटल 5, और एक लगातार 4 क्लासेस तो कंटिन्यू ही रहती है, टोटल 6 आती है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो, जो भी मेरे मेन कोर्स में रहे हुए हैं उनसे, या जो है अभी, उनसे पूछिए, सुबह से लेकर शाम तक मैराथन कंटिन्यू ही चलता है। अभी तो एग्जाम आए हैं, एग्जाम से पहले 1 साल पहले ही यही चलता था, तुम्हारा मैराथन ही रहता है। अगर इसे ही मैराथन कहते हैं तो ये सारा साल ही चलता है। और वैसे एग्जाम स्पेशली कोई मैराथन नहीं है, ये लास्ट के 2 दिन में मैं आपको खराब करूं या परेशान करूं, ऐसा नहीं है। अब तो शांति धारण करिए, अब तो शांति काल है। ज्यादा परेशानी मत लीजिए, ज्यादा लोड मत लीजिए, अब ये वो टाइम है, पढ़ने का टाइम तो जा चुका अब। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि लास्ट के 5-7 दिन में आप रिजल्ट नहीं बना सकते, लेकिन रिजल्ट खराब जरूर कर सकते हैं। ये बात बड़ी कायदे की है, बड़ी शानदार है कि लास्ट के 7 दिन में आप रिजल्ट नहीं बना सकते, लेकिन रिजल्ट खराब जरूर कर सकते हैं। तो आ जाओ, क्या करोगे इसके अंदर? एक माइनस 1/2 x², इसे लिख लिया 1-1/3 x³ ब्रैकेट खोल दो, पहले पहले एक एक वालों को एक साथ कर लो। ये यहां से आप x² कॉमन ले लो, अब विस्तार मिलाओ, ये है आपका 1 - x⁻⁻1 का विस्तार, और ये विस्तार है log 1 - x का विस्तार करें तो होता है -1 + x/2 x²/3 यहां से आपको एक x कॉमन लेना पड़ेगा, या x²/2 होता है। log 1 + x का विस्तार, log 1 + x का विस्तार, यार भूल गया यार, log 1 + x का विस्तार कितना होगा? log 1 + x का विस्तार log 1 0, पहला पद x का आएगा ना, x + x²/2 x आएगा। है ना? हाँ, देखो दिमाग से इतना में स्किप हो गया। कई बार हो जाता है ना, आपके मोबाइल का पासवर्ड जो आप दिन रात लगाते हैं, किसी दिन आप वही पासवर्ड भूल जाते हैं,
जिससे आप दिन रात अपने मोबाइल को ओपन कर रहे हैं, चला रहे हैं, अचानक से एक दिन आप भूल जाते हैं। तो ये विस्तार तो इसका हो गया 1/1 - x माइनस सहित ये हो गया log 1 - x का विस्तार, x²/1 - x मतलब x/1 - x log 1 - x, ये आपका आंसर है। ये विस्तार से किया हमने, log 1 - x का विस्तार होता है। मैं ये बोल गया कि वो 1 से स्टार्ट होता है कि x से स्टार्ट होता है। फिर मैक्लोरिन सीरीज याद की, मैक्लोरिन सीरीज में जो पहला पद होता है वो f0 होता है, तो f0 इसका 0 आ जाएगा। फिर f डैश आएगा, f डैश में ये +1 आ जाएगा, वो फिर x आएगा। ये सारे विस्तार आपको पता है ना, ये जो आप जो विस्तार करते हैं ये सारे मैक्लोरियन सीरीज से आते हैं। टेलर सीरीज का एक फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म मैक्लोरियन सीरीज, ये सब मैक्लोरियन सीरीज से आते हैं। तो अगर बाई चांस आप कभी भूल भी जाओ तो मैक्लोरियन सीरीज से आप इनको सबको बना सकते हैं, मैक्लोरियन सीरीज। अगर बाई चांस कभी अचानक से आप भूल जाएं तो ये होती है जिससे ये सारे विस्तार तैयार होते हैं, मैक्लोरियन सीरीज। जो मैक्लोरियन सीरीज है ना, इससे ये सारे विस्तार पैदा होते हैं। फलन का मान, जिस फलन का विस्तार कर रहे हैं उसका 0 पे मान, उसके अवकलन का 0 पे मान, उसके दूसरे अवकलन का 0 पे मान रखते जाओ और उसका विस्तार आपको प्राप्त हो जाएगा। ये मैक्लोरियन सीरीज है। टेलर सीरीज जो है, जो टेलर की सीरीज होती है उसका स्पेशल फॉर्म होता है मैक्लोरियन सीरीज। टेलर तो व्यापक है, वो तो हर बिंदु के लिए है। यहाँ पर जो केंद्र होता है वो 0 रखा जाता है, मूल बिंदु को केंद्र बनाया गया। तो मैक्लोरियन ने मूल बिंदु को केंद्र बना के ये सीरीज बनाई थी। ठीक है, तो इससे आप कभी भूल जाओ, अचानक हो जाए, ब्लैंक आ जाए, तो इससे आप बना सकते हैं। कौन सा x² नहीं है, कहां पे? कहां नहीं, ठीक तो है। अच्छा, मेरे वाले में x² आ रहा है, यहाँ किसी भी ऑप्शन में x² नहीं है, यही कह रहे हो? हाँ, तो फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। हाँ, डी आएगा, सही है। वो x² नहीं था, वो जल्दबाजी में देखा और ये वाला टिक हो गया। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। अगला सवाल, ये सवाल निकाल लेना, इस टाइप के सवाल निकाल लेना जिनका आंसर ई में आता है। ये आपको मिलेंगे आरबीएससी वाली बुक के अंदर, ये आरबीएससी वाली बुक के अंदर मिलेंगे, इनको निकाल लीजिएगा। इन्हें लघु गुणकीय एवं चर घातांकी श्रेणी कहते हैं। इन्हें लघु गुणकीय एवं चर घातांकी श्रेणी कहते हैं। किसमें बी होगा? इसमें क्या गलती की मैंने? x² कॉमन निकाला,
अच्छा यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया ना, ये वाला भी गड़बड़ कर दिया, ये भी कम आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 से है, तो ये माइनस का एक्स बाहर आएगा और ये इधर आएगा तो प्लस का एक्स होगा, तो ये भाई छूट गया एक, ये माइनस का एक्स इधर आएगा, ये प्लस का एक्स माइनस सहित ये प्लस का एक्स और आएगा, एक प्लस का एक्स कम था। क्योंकि ये जो है ना ये वाला, ये तो यहां से शुरू है ना, ये तो आपका एक्स स्क्वायर बट्टा 2 से शुरू है, और एक्स स्क्वायर बट्टा 2 से शुरू करोगे यहां से तो माइनस के एक्स को उठा के इधर लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, फिर इनका लघुत्तम लोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना, तो एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो पूरा सॉल्व नहीं किया, इससे गड़बड़ होगी, और एक पद को भूल गए इस वजह से, लघुत्तम लोगे इसके साथ तो x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x बट्टा 1 माइनस एक्स आएगा, जिससे ये आपका बी ही आंसर आएगा। हाँ वो वाला x था ना, वो तो x को वो कम पड़ रहा है x, तो उस x को हम उधर भेज देंगे, बाकी तो सब है, एक x कम पड़ रहा है तो उस x को उधर भेज देंगे, फिर इसका मान यहाँ रख देंगे, और फिर वो लघुत्तम लेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x बच जाएगा, ये मिसिंग हो गया। ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ ये आपको मिलेंगे लघु गणकीय एवं चर घातांकी के नाम से एक प्रश्नावली है कि आरबीएससी के अंदर जो 11th क्लास की बीजगणित की किताब है, वहां पे आपको ये प्रश्नावली मिलेगी, आरबीएससी की 2009 से पहले वाली बुक्स जो है उनमें बीजगणित अलजेब्रा के नाम से 11th की बुक है, अलजेब्रा क्लास 11th, और एक्सरसाइज नंबर है इसका 10 है या 11 है भाई, शायद 11 है, दो प्रश्नावलियां 11.1 और 11.2 ऐसे है, किसी को याद है 11 है 10 है? चर घातांकी एवं लघु गुणकीय श्रेणी, चर घातांकी एवं लघु गुणकीय श्रेणियां, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज के नाम से 10th एक्सरसाइज है या 11th एक्सरसाइज है, देख लेना, दो एक्सरसाइज है, एक तो e की पावर x के बारे में और दूसरी log के बारे में, और वो श्रेणियों का जोड़ के बारे में है, तो उसको कर लेना, एक सवाल सेकंड फर्स्ट ग्रेड वाले वहां से पूछते हैं, तो आपको एक सवाल वहां से फ्री का मिल जाएगा। अब इनका क्या करना होता है, इन सवालों में सबसे पहले तो इनको बंद करना होता है, पैक करना होता है, इनको पैक कर दो, पैक करो कैसे, n के रूप में इनको लिख लो, ये हो गया n स्क्वायर, ये हो गया आपका n+1 का स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल n, और n का मान आपका चल रहा है 1 से लेकर अनंत तक, तो इस तरीके से इनको पहले पैक करना होता है, पहले आप इन्हें बंद कर लो, बंद करने के बाद में जो ऊपर वाले ब्रैकेट्स हैं वो सारे ओपन कर दो, n स्क्वायर ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n+1 बट्टा फैक्टोरियल n, n की पावर 4 प्लस 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल n। अब इनको अलग अलग कर दो, n की पावर 4 बट्टा फैक्टोरियल n, दो बाहर n क्यूब बट्टा फैक्टोरियल n प्लस सिग्मा n स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल n। ये चीज आने के बाद में आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, एक बट्टा फैक्टोरियल n बराबर होता है ई सिग्मा,
सिग्मा 1/फैक्टोरियल n ई के बराबर होता है n/फैक्टोरियल n, ये भी ई के बराबर होता है n²/फैक्टोरियल n, ये 2e के बराबर होता है n³/फैक्टोरियल n, ये 5e के बराबर होता है n⁴/फैक्टोरियल n, ये 15 के बराबर होता है। और अगर और भी चाहिए आपको 5 पावर का, एक 5 पावर का भी होता है n⁵5/फैक्टोरियल n, ये 52e के बराबर होता है। ये फॉर्मूले कहीं लिख लो। 1/फैक्टोरियल n, सिग्मा 1/फैक्टोरियल n ई के बराबर होता है, n/फैक्टोरियल n ई के बराबर होता है, n²/फैक्टोरियल n 2e के बराबर होता है, n³ n 5e के बराबर होता है, 4 वाला 15 के बराबर होता है, 5 वाला 52 के बराबर होता है। ये इनके मान रख दो। ये आपका 4 पावर वाला हो गया, 4 पावर वाला हो गया 15e के बराबर, ये 15e। 3 वाला हो गया आपका 5e के बराबर, ये 5e। 2 वाला हो गया 2e के बराबर, ये 2e। तो 15, 10, 25 और 2 27, तो ये 27e के बराबर आंसर आ गया। इस तरीके से इनको करना है। आपका आंसर आ गया 27e। अब इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। ये रिजल्ट बताएं, इनसे काफी आसान हो जाएगा। ये जो भी मैंने आपको रिजल्ट दिखवाए ना कि 1/फैक्टोरियल n ई के बराबर होता है, n/फैक्टोरियल n ई के बराबर होता है, फिर n² जो है वो 2e के बराबर होता है, वो 5e के बराबर होता है। इनको याद कर लोगे तो भी इससे काम आराम से चल जाता है। परफेक्टली ये काम करते हैं और आंसर आ जाता है। किसमें? नहीं, ये सारे व्युत्पत्ति किए हुए हैं। मैं व्युत्पत्ति पे जाऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सारे व्युत्पत्ति है ये सबके सब है ना, व्युत्पत्ति होती है इनकी। एक्चुअल में किताब में जाकर किताब ऐसे नहीं करेगी, किताब ये डायरेक्ट उत्तर नहीं देगी। किताब क्या करेगी, पहले इसको तोड़ेगी और नीचे वाले फैक्टोरियल को ऊपर वाले n से काटेगी, खचाखच खचाखच करके काट कूट के फिर ई में बदल बदल के सोल्व करेगी, तो वो लंबा करेगी इसको। मैंने सीधे फॉर्मूले बता दिए कि भाई n का इतना होता है, n² का इतना होता है, n³, उससे काम आसान हो जाता है। बजाय किताब में जाओगे, किताब इसको तोड़ेगी, तब तक तोड़ेगी जब तक ऊपर 1 और नीचे फैक्टोरियल n नहीं आ जाए, और तब तक उसको ब्रेक करेगी और तब जाके ई बनाएगी, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। और इस वाले से आसान हो जाता है। तुल्यता संबंध में क्या? हाँ, तुल्यता संबंध में भी कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन वहां थोड़ा अलग होता है। तुल्यता में थोड़े से नंबर अलग होते हैं। ये बेल नंबर होते हैं, बेल, इन्हें बेल नंबर कहते हैं। इसका जो व्यापक फॉर्मूला होता है वो होता है n⁴k/फैक्टोरियल n। उत्तर हमेशा आता है बेल नंबर, केवा बेल नंबर इंटू ई। ये इसका व्यापक फॉर्मूला होता है। और आपको अजीब लगेगा, लगभग सब लोगों ने अपने नए नए नंबर दिए हुए हैं। बेल ने अपना नंबर दिया हुआ है, कोशी ने अपना नंबर दिया हुआ है, आइलर ने अपने नंबर दिए हुए हैं। सबने खास खास प्रकार के जो नंबर थे ना, खास खास प्रकार के नंबर सबने दिए हुए हैं। और ये नंबर अलग अलग, स्टर्लिंग के खुद के नंबर है, स्टर्लिंग नंबर कहलाते हैं। बेल ने दिए हुए हैं, बेल नंबर कहलाते हैं। तो ज्यादातर गणितज्ञ, आप जो भी नंबर थ्योरी में जिन्होंने काम किया है, उनके आपको एक पर्टिकुलर टाइप के नंबर मिलेंगे जो उन्होंने ढूंढे, उन्हें मिले कि ये बड़े खास नंबर है। उन खास नंबर को उन नंबरों उनके साथ जोड़ दिया। फॉर एग्जांपल जैसे रामानुजन नंबर है, रामानुजन नंबर देखा आपने, 1729 जो है हमारा, उसे हम रामानुजन नंबर कहते हैं, क्योंकि उसमें वो खास बात रामानुजन ने बताई कि ये है, तो वो रामानुजन नंबर बन गया। ऐसे ही हर गणितज्ञ के साथ कोई ना कोई, ज्यादातर आपको मिलेंगे, उनके साथ कोई ना कोई नंबर कनेक्टेड है। कोई ऐसे नंबरों का ऐसा सीक्वेंस उन्होंने देखा, ऐसा खास सीक्वेंस देखा, और वो उसके नाम पे अटैच हो गया।
समीकरण 9x² माइनस 18 मोड x प्लस 5 फलन log x² माइनस x माइनस 2। हाँ, वहां पे पार्टीशंस होते हैं, तुल्यता संबंध में आप पार्टीशंस करते हैं। एक नंबर को कितने तरीकों से तोड़ा जा सकता है बिना क्रम को ध्यान में रखे। अच्छा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 9x² माइनस 18 मोड x प्लस 5 बराबर 0। x है, x स्क्वायर है, हम जानते हैं कि x स्क्वायर बोलो या मोड x का स्क्वायर बोलो, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद में माइनस रहता भी नहीं है, तो उसे मोड x का स्क्वायर बोलेंगे तो भी एक ही बात है। तो इसको मोड x का स्क्वायर में लिखने पर ऐसा क्यों किया, ताकि सारा सवाल एक ही फॉर्म में आ जाए, है ना, पूरा सवाल एक रूप में आ जाए, इसलिए ऐसा किया। 45 आना चाहिए, तो गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 15 और 3 3 मोड x कॉमन, मोड x बराबर 5/3, मोड x बराबर 1/3। तो x का मान क्या रखें कि 5/3 आ जाए, x का मान हम क्या रखें कि 5/3 आ जाए। तो x का मान प्लस माइनस 5/3 रखने पर 5/3 आ जाएगा। 1/3 कब आएगा, प्लस माइनस 1/3 रखने पर 1/3 आ जाएगा। अब आ जाओ आगे, समीकरण को पता करते हैं। इसके बाद एक समीकरण और दी है जो इस समीकरण के प्रांत में हो, मतलब इसे संतुष्ट करते हो। इस समीकरण का प्रांत निकाल लो या इसमें रख के देख लो कौन कौन संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसका प्रांत निकालें तो आसान है कि भाई log है, log के अंदर वाला जो भी log के अंदर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड आ जाएंगे 2 और 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, मूल आ जाएंगे -1 और 2, -1 और 2, बीच में माइनस, इधर प्लस। हमें प्लस प्लस वाले चाहिए, हमें प्लस वाले चाहिए, तो प्लस वाले हमें इधर मिलेंगे। अब देखो, इस क्षेत्र में अगर कोई उत्तर है तो वैलिड है, इस क्षेत्र में नहीं है तो फिर गलत है। आ जाओ चारों आंसर को चेक करते हैं। 5/3 कहाँ मिलेगा, प्लस का 5/3, 5/3 2 से छोटा होता है, 5/3 2 से छोटा होता है, तो वो यहाँ कहीं मिलेगा। 5/3 2 से छोटा होता है तो पहले मिलेगा, क्षेत्र में नहीं है, कट। -5/3 वो यहाँ कहीं मिलेगा, क्षेत्र में है, डन, सही है। फिर आया 1/3, 1/3 यहीं कहीं मिलेगा, गलत। -1/3, -1/3 भी यहीं कहीं मिलेगा, यहाँ पे -1 से पहले, ये भी क्षेत्र में नहीं है, ये भी क्षेत्र में नहीं है, ये भी क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ -5/3 ही हमारे क्षेत्र में है, मतलब डोमेन में है। तो माइनस का 5/3 ही एकमात्र सही उत्तर है, ठीक है।
तो हम चेक करके देख लो। अब कई लोग -1/3 दे रहे, -1/3 रख के देखो। आपने रखा -1/3, माइनस का 1/3 रख के देखा। अगर माइनस का 1/3 रखते हैं तो ये आ गया 1/9 प्लस 1/3 -2, लघुत्तम लेने पर 9, 1 + 3 -18। साफ दिख रहा है माइनस का आएगा, तो माइनस का 1/3 इसमें नहीं आएगा। माइनस का 1/3 इसमें नहीं आएगा, सिर्फ माइनस का 5/3 एकमात्र है जो आएगा। टोटल उत्तर 4 आएंगे, जिसमें से डोमेन के अंदर सिर्फ एक ही आएगा। सही है, सही है। अगला सवाल, अगर ए समुच्चय में वो बिंदु है जहां पे f(x) 0 है, या यूं बोलिए फलन के मूल है। ए में f फलन के मूल है, ए समुच्चय में f फलन के मूल है और बी समुच्चय में g फलन के मूल है, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन। कॉमन का मतलब वो बिंदु जो फलन f को भी संतुष्ट करते हो, g को भी संतुष्ट करते हो, दोनों को संतुष्ट करते हो, वही बिंदु। इंटरसेक्शन में तो वही आएंगे ना, इंटरसेक्शन में तो वही आएंगे जो a में भी है और b में भी है। केवल a में है तो भी नहीं आएंगे, केवल b में है तो भी नहीं आएंगे, a और b के बाहर है तो भी नहीं आएंगे। जो दोनों में होंगे, कॉमन होंगे, वो बिंदु यहाँ आएंगे। यानी ऐसे बिंदु जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हो, f को भी संतुष्ट करते हो, g को भी संतुष्ट करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो ऐसा ही तो है। ऑप्शन नंबर ए में अगर कोई बिंदु खाली फलन ए को संतुष्ट करता है तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो सकती। ये समीकरण दोनों के संतुष्ट होने पर ही संतुष्ट होगी। यह समीकरण दोनों के संतुष्ट होने पर ही संतुष्ट होगी। अगर मान लीजिए कोई बिंदु ए है जिसपे फलन f 0 है, g 0 नहीं है, संतुष्ट होगी? नहीं होगी। ऐसा कोई बिंदु जिसपे g 0 हो, f 0 ना हो, संतुष्ट होगी? नहीं। दोनों ही 0 ना हो तो भी संतुष्ट नहीं होगी। ये समीकरण केवल तभी संतुष्ट होगी जब बिंदु ऐसा हो जो f को भी संतुष्ट करता हो, g को भी संतुष्ट करता हो। बात समझ रहे हो? ए इंटरसेक्शन बी मतलब वह बिंदु जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हो, दोनों को। और ये शर्त नंबर एक किसी एक द्वारा संतुष्ट होने से नहीं चलेगी। करके देख लो। मान लेते हैं, सपोज करें कि कोई बिंदु ए है जिसपे f जो है वो तो 0 आ रहा है, लेकिन g 0 नहीं आ रहा। मान लो 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, आ रहा है। समीकरण 1 में रख के देखो, संतुष्ट हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? ए रखने पर ये 0 आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। वापस से 0 आया? नहीं आया। चलो जी को 0 करके देख लो, जी 0 करके देख लो, एफ को 0 मत करो, तब भी काम नहीं करेगी। दोनों ही 0 ना हो तो भी काम नहीं करेगी। ये केवल तभी काम करेगी जब वो बिंदु दोनों को संतुष्ट करता हो, और दोनों को संतुष्ट करता हो मतलब इंटरसेक्शन बनाता हो। तो यही एकमात्र है। बाकी शर्तों में क्या दिक्कत है, इसमें आते हैं। इसमें एफ को, जहां एफ 0 होगा वहां तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन जी का तो कोई जरूरत ही नहीं है। जी मत संतुष्ट हो, भाड़ में गया जी, यहाँ पे जी की जरूरत ही नहीं है। इसे नीचे वाले में खाली जी संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि एफ तो बटे में, एफ तो 0 वैसे भी नहीं हो सकता, और हो गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये तो इंटरसेक्शन के विरोध में आ गए। अगर मान लीजिए इंटरसेक्शन का कोई बिंदु है, एफ और जी दोनों 0 हो गए तो 0/0 आ जाएगा।
तो बी और सी तो सरासर गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत, बच गया पहला कथन। ये पहला कथन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि अगर दो नंबर, आपको दो नंबरों की गारंटी लेनी है कि दोनों नंबर जीरो हैं, तो फिर आप ये कहते हैं, ये बात है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए जीरो है, और या नहीं, और बी जीरो है। इसका कोई और विकल्प नहीं है, इस शर्त का कोई और विकल्प नहीं है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो नंबरों के स्क्वायर का जोड़ जीरो आ रहा है, तो फिर दोनों ही नंबर जीरो है, दोनों ही जीरो है। ऐसा नहीं कि एक जीरो है और एक नहीं है, दोनों को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायरों का जोड़ है। स्क्वायरों का जोड़ कट तो सकता नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है, मतलब दोनों प्लस के होंगे, प्लस के होंगे तो जीरो आ नहीं सकता, तो जीरो आए ही जीरो आएगा, तो दोनों को जीरो होना पड़ेगा तभी जीरो आएगा। या फिर दोनों जीरो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो होगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है तो दोनों जीरो होंगे। ये जीरो का प्रमाण है। ये अभी जो मैंने बात बताई, हाँ इसको करिए, अभी जो मैंने आपको बात बताई है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार चीजों को आप उनके गुणों से पकड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो, बी जीरो हो, यही प्रूफ किया जाए, ए बराबर जीरो, बी बराबर जीरो, ये प्रूफ किया जाए। अगर आप ये प्रूफ करने में भी कामयाब हो जाते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो है, तो आपने यही प्रूफ किया है कि ए जीरो है, बी जीरो है। ये गुण है, जीरो का गुण है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो, जीरो का गुण है। इसे सिर्फ जीरो ही पूरा कर सकता है, इस शर्त को सिर्फ जीरो ही पूरा कर सकता है। और है तो ट्राई कर लो, कोई भी रियल नंबर और ट्राई करो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो को पूरा करता हो। इस शर्त को पूरा करने वाला एकमात्र रियल नंबर जीरो है, तो जीरो को इस शर्त से भी पकड़ा जा सकता है। जैसे मैक्सवेल थे, मैक्सवेल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात याद आती है कि मैक्सवेल जो थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम कर रहे थे, तो जो उन्होंने कैलकुलेशन किया और उसमें पता चला कि इसका वेग जो है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इन वेव्स का वेग जो है वो बहुत ज्यादा है। तो फिर उन्हें लगा कि इतना ज्यादा वेग तो प्रकाश के अलावा किसी और का हो नहीं सकता। ये देखिए, ये जो गुण पकड़ा, उन्हें नहीं पता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और प्रकाश एक है क्या, उन्हें नहीं पता था, उन्हें ये घटना नहीं पता थी, और ये उस समय तक इतना ज्ञान भी नहीं हुआ था। उस समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रहे थे, उसके ऊपर काम कर रहे थे। जब उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेग जब उन्होंने निकाला थ्योरेटिकली, तो उन्हें लगा इसका वेग तो बहुत ज्यादा आ रहा है, और इतना ज्यादा वेग जिसके पास है वो प्रकाश है। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये कहीं यही तो प्रकाश नहीं है। तो फिर उन्होंने उससे डोला यूज किया प्रकाश के अंदर, कि प्रकाश जो है वो बाद में जाके वो साबित भी हुआ। लेकिन जिस गुण के आधार पे ये पकड़ में आया ना, जैसे पुलिस पकड़ते हैं फिंगरप्रिंट्स पे या और पे, दाढ़ी बढ़ा ले आदमी या कुछ और चेंज हो जाए तो किसी और आधार पे पकड़ती है ना, रंग रूप बदल ले या कुछ और बदल ले, वैसे ही प्रकाश को ऐसे पकड़ा था सबसे पहले मैक्सवेल ने। ये इतना ज्यादा वेग ध्वनि वेग का हो नहीं सकता या किसी और का नहीं हो सकता, इतना ज्यादा वेग तो सिर्फ प्रकाश का ही है, तो ये प्रकाश ही है। तो उन्होंने कहा कि ये, और बाद में फिर और एक्सपेरिमेंट हुए तो पुख्ता हो गया कि हाँ हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रकाश की है, ये प्रकाश ही है। तो प्रकाश का जो वेव है उसका जो व्युत्पत्ति है वो मैक्सवेल के नाम पे जाती है। और मैक्सवेल ने कैसे ढूंढा, ऐसे कि इतना ज्यादा वेग प्रकाश के अलावा किसी का नहीं हो सकता, इस तरीके से प्रकाश की खोज हुई। एंड देन देयर इज लाइट। आ जाओ, 2x प्लस वाई द्वारा क्या है, ये समतुल्य है, सम्मित है, नहीं समतुल्य नहीं है। ये नेचुरल नंबर में से लिए गए, क्या एक का संबंध एक के साथ है, एक एक रखने पर संतुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, एक एक पर संबंध संतुष्ट नहीं हो रहा।
तो समतुल्य नहीं है, कट। क्या ये सम्मित है? सम्मित के लिए 40 और 20 और 1 का इस्तेमाल करो। 20 और 1, x की जगह 20 और y की जगह 1 यूज करने पर संबंध बनता है, लेकिन 1,20 का संबंध नहीं बनता, वो 22 आता है, 41 नहीं आता, तो सम्मित नहीं है। ऐसे अगर हम संक्रामक देखें तो कोई ना कोई संक्रामक भी नहीं होने का एग्जाम्पल मिल जाएगा। संक्रामक का देखें तो दस 15 11 का 15-11 का संबंध है। 15 दूनी 30 और 11 41 और 11 दूनी 22 22 का 19 से 22 और 19 का संबंध है, इन दोनों का है, लेकिन 15 और 19 का संबंध नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। तो ना समतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ये संबंध किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक है, 15-11, 12-22-19 और 15-19 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये साफ ही दिख रहा था कि संक्रामक होने की कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, पढ़ जाऊं आगे। अगला, अगर ये तीनों रेखाएं संगामी हो, संगामी होने का मतलब तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हो, तब एबीसी कौन सी श्रेणी में है? समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक या इनमें से कोई नहीं? 22-19, 11-19, 11-19 मैंने क्या बनाया था? 11-19 नहीं बनाया क्या? अच्छा 11-19, 15-11, 11-19, 15-19। कोई ना, गलती होती रहती है। सारणिक का मान 0 होगा। तीनों रेखाओं से जो सारणिक बनेगी उसका मान A21, सारणिक का मान 0 होगा। बी, अगर तीनों रेखाएं संगामी हैं तो तीनों रेखाओं के जो गुणांक है उन गुणांकों से जो सारणिक बनेगी C41, A21, B31, C41। वैसे दिख रहा होगा समांतर श्रेणी में है, दिख रहा है ना? समांतर श्रेणी में पता लग रहा है, ये समांतर श्रेणी में है। इन दोनों को जोड़ूं और 2 का भाग दूं तो 4 2 6/2, 1 + 1 2/2, 1। ये वाली कॉलम, ये वाला रो बन रही है, तो ये वाली रो बन जाएगी, 2 तो सेम आ जाएगी, सारणिक का मान 0 जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, 3 - 4
-2 बी माइनस सी दो बी माइनस ए माइनस सी बी बराबर ए प्लस सी बटा 2, जो कि समांतर श्रेणी बनाती है। एपी में अगर दो नंबर के बीच में को प्राइम होने का संबंध हो, अभाज्य, अभाज्य नहीं सहअभाज्य, आपस में अभाज्य, आपस में एक पहाड़े पे नहीं कटेंगे, को प्राइम है। देखो प्राइम में और को प्राइम में अंतर होता है। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, को प्राइम का मतलब आपस में अभाज्य, जैसे 4 और 9 ये आपस में अभाज्य, कटते तो हैं लेकिन आपस में नहीं कटते, बस है ना, आपस में नहीं कटते, आपस में नहीं कटते। को प्राइम याद रखिएगा, को प्राइम आपस में प्राइम है, आपस में प्राइम है, आपस में नहीं बनती इनकी। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं बनती, है ना, जैसे मेरे बेटे हैं उनके आपस में नहीं बनती। बाहर कोई बच्चा आ जाएगा खेलने के लिए, वो आराम से खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे उन दोनों को आपस में खेलने को छोड़ दो, वो उसके बाल पकड़ लेगा, वो उसके बाल पकड़ लेगा, वो उसके बाल पकड़ लेगा, वो उसको थप्पड़ मार देगा, वो उसको कर देगा, आपस में नहीं खेलेंगे। बाहर कोई आ जाए आराम से खेलेंगे अच्छे से। तो को प्राइम नंबर ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं कटते नहीं, आपस कटते हैं, वो आपस में नहीं कटते, है ना। तो कई बार क्या होता है, लोग प्राइम नंबर से अटैच कर देते हैं, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, आपस में न कटने वाले नंबर है। तो क्या ये समतुल्य है? नहीं, समतुल्य नहीं है, क्योंकि खुद का खुद के साथ समतुल्य नहीं है, कट सम्मित, सम्मित है। अगर दो नंबर को प्राइम है तो आपस में उल्टा सीधा करने पे भी को प्राइम होंगे, सम्मित है। संक्रामक, संक्रामक का नहीं कह सकते, संक्रामक का इसलिए नहीं कह सकते कि 4 और 9 ले लो, 4 और 9 को प्राइम है, 9 और 16 को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है आपस में, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, ये सहअभाज्य है आपस में, ये सहअभाज्य है। लेकिन जैसे दोनों को लोगे, ये सहअभाज्य नहीं है, यानी संक्रामक नहीं है, तो सिर्फ सम्मित है। ये कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है संक्रामक सम्मित ना, समतुल्य, समतुल्य तो नहीं है, क्योंकि क्या दो दो के साथ है, नहीं है। सम्मित सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तो यहाँ तो नीचे तुल्यता संबंध दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, केवल सम्मित होगा, ये केवल सम्मित है। इन रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा? सिमेट्रिक तो है ही, सम्मित है, संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, उसके लिए मना कर रहे हैं। सिमेट्रिक तो है ही, सिमेट्रिक तो ही, 4 और 9 को प्राइम है, तो 9 और 4 भी को प्राइम होंगे। ये सवाल कहीं देखा हुआ है आपका? ये आपको मिल जाएगा
ऐसा सवाल पहले कहीं देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ तो करना मुश्किल हो जाता है ऐसे सवालों को। एकदम नए सवाल हो जाते हैं तो करना मुश्किल हो जाता है। इस सवाल को अगर आप लोगों ने देखा है तो क्षेत्रकलन में देखिए, एनसीईआरटी के क्षेत्रकलन में, एनसीईआरटी क्लास 12th क्षेत्रकलन, एनसीईआरटी क्लास 12th क्षेत्रकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, वहां आपको मिलेगा। ये एक रेखा नहीं है बल्कि 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें हैं। जैसे आप मोड हटाएंगे, मोड हटाने के बाद में ये आएगा 2 + -x + -3y < 6, इस तरीके से होंगी ये। तो ये 4 बनेंगी। एक आ जाएगी x का मान 3, y का मान 2, y को ये 2 पे काटेगी, x को ये 3 पे काटेगी। ये आपकी पहली लाइन आ जाएगी। 2x + 3y < 6 लोगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा क्षेत्र इसका। ठीक है, ऐसे ही एक में ये माइनस लोगे, ये प्लस लोगे, एक में ये प्लस ये माइनस, एक में दोनों माइनस। ठीक है ना, जब दोनों माइनस लोगे तो ये लाइन इधर आ जाएगी। -2x -3y < 6। फिर आ जाएगी आपकी ये वाली, x का मान माइनस का और y का मान प्लस का लेने पर। -2x + 3y < 6, 2x - 3y < 6। इन सब से ये तैयार हो गया इसका क्षेत्रफल, है ना। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाल लो, ये आपका वर्ग बनेगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाल लो तो इसकी भुजा आ जाएगी और फिर भुजा का स्क्वायर करके क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इसकी भुजा होगी। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो स्क्वायर है इसकी एक भुजा हो जाएगी। ये हो जाएगा 6 माइनस +6 बट्टा √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 12 बट्टा 9 और 4 13। और फिर वर्क करने पर 9 4 13 12 बट्टा 13। गड़बड़ क्या कर रहा है? वैसे तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज का निकाल के 4 से गुणा कर दो। ये 3 है, ये 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आ गया 3, तीनों त्रिभुजों का हो गया 12। इसमें क्या गलती हुई है? इस वाले में मैंने क्या गलती की फिर? 9 4 13। हाँ तो एक्स वाई प्लेन पूरा ही होता है ना, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ये कोई ये नहीं कह रहा प्रथम चतुर्थांश, एक्स वाई प्लेन मतलब पूरा प्लेन। अब मैं इसमें गलती क्या कर रहा हूँ, यहाँ क्या गलती कर रहा हूँ मैं? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने से भुजाई तो आएगी। इसमें क्या गलती हो रही है?
9 4 9 4 13 √13। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये इसका मतलब ये है कि ये जो आकृति बनेगी ये वर्ग नहीं बनेगा, ये वर्ग नहीं बनेगा, सही कह रहा हूं, ये वर्ग नहीं बनेगा, ये कोई गलत नहीं है, ये वर्ग नहीं बनेगा, ये बनेगा समचतुर्भुज, ये वर्ग नहीं है, तभी इस पे भुजा स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये समचतुर्भुज बनेगा। ये गड़बड़ हो रही है, हम इसे वर्ग मान के चल रहे हैं, ये वर्ग नहीं बनेगा, ये समचतुर्भुज बनेगा, क्योंकि ये कोण 90 नहीं है, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत नहीं है, कोई भी दो रेखाएं लंबवत नहीं है, तो ये कोण 90 का नहीं है, और 90 का नहीं है, इसका मतलब ये जो है गलती ये हुई कि हम इसे वर्ग मान रहे हैं, ये वर्ग नहीं बल्कि समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे नहीं निकलता, उसके लिए आपको विकर्ण की लंबाइयां निकालनी होती है, और विकर्ण की लंबाइयां निकालने के लिए 1/2 d1 d2 विकर्ण निकाल देंगे, 1/2 d1, ये हो गया 3 + 3 6, एक विकर्ण हो गया 6, एक विकर्ण हो गया 2 2 4, 24/12, 24/2 12, ये वाली गड़बड़ है, हम स्क्वायर समझ रहे हैं, स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कोई भी कोण 90 नहीं है, तो अगर 90 होता तो m1 गुणा m2 बराबर -1 होता, ढालों का गुणनफल -1 आना चाहिए था, ढालों का गुणनफल -1 नहीं आ रहा, यानी ये 90 नहीं है, और अगर कोण 90 नहीं है तो फिर ये वर्ग नहीं हो सकता, भुजाएं बराबर है, भुजाएं बराबर है लेकिन कोण 90 नहीं है, तो वर्ग से समचतुर्भुज में शिफ्ट होगा, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करके नहीं आता, वो 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण से आता है, तो विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी, तो ये हमारे काम नहीं आएगा, ठीक है। गणित भी एक गलती माफ नहीं करती, मलाला यूं कर दो या यूं कर दो, सही करोगे तो ही काम बनेगा, है ना। 1 + y² तो इस पे एक काम करते हैं, इस पे लगा देते हैं योगांतरानुपात, योगांतरानुपात, योग अंतर और अनुपात, योग अंतर और अनुपात, इसके नीचे एक मान लिया, है ना, इसके नीचे एक मान लेते हैं, पहले दोनों का योग, दोनों का योग बटा दोनों का अंतर, दोनों का जोड़ दोनों का अंतर, ऐसे ही दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा और 2 √x + a आ जाएगा, उसके बाद दोनों को घटाओगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो √ ये वाला x + a कट जाएगा और -2 हो जाएंगे, 2 से 2 कट गया, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x + a बटा x - a, ऊपर वाले को x - a + 2a लिखने पर, जिससे आराम से हमें मान मिल जाएगा 1 + एक को इधर भेज दो,
y प्लस 1 का स्क्वायर लघुत्तम ले लो। ब्रैकेट खोलने पर 2y 2y 4y, दोनों साइड पलट दो। y माइनस 1 का स्क्वायर बटा 2y बराबर x माइनस ए बटा ए। अलग अलग करने पर कट गया, एक को इधर ले आओ। y माइनस 1 का स्क्वायर लघुत्तम ले लो, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बटा 2y। हाँ, बाय ऑप्शन देख सकते हैं इसको, अपन बाय ऑप्शन जा सकते हैं। बाय ऑप्शन जुगाड़ लगा दो। x बराबर a रखें, अगर हम x बराबर a पर y का मान आ जाएगा, ये 0 2a कट जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। y का मान 1 रखते ही ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 1, तो ये आया 2। अब x बराबर a रखने पर 2 कौन दे रहा है? ये 2a दे रहा है, ये 1/2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, यही खाली 2 दे रहा है। तो चलो ऑप्शन नहीं टकराए, आंसर आ गया, है ना। ऑप्शन नहीं टकराए तो ये बढ़िया काम हो गया। ठीक है, ऑप्शन टकरा जाते तो फिर दिक्कत हो जाती, तब तो फिर यही तरीका होता और इसी तरीके से हमें जाना होता। बस चलो ठीक है, ब्रेक देते हैं, मिलते हैं। क्वेश्चन में वाई स्क्वायर है नहीं, नीचे वाई स्क्वायर आया क्या हमारे? हाँ, नीचे वाई आया हमारे, ये बात सही है। बात तो सही है। यहाँ कोई गलती तो नहीं है ना? तो ये 2y आएगा यहाँ पे, फिर नीचे ऑप्शन में 2y आएगा फिर, है ना, y आएगा, ठीक है।
कोई ना, जुगाड़ लगाओगे तो यही आ जाएगा। जुगाड़ ने तो गलत आंसर के, गलत क्वेश्चन के भी सही उत्तर मिला दिए। वाह, क्या जुगाड़ है। तो जुगाड़ों में तो यही तो होता है, कोई सिर पैर नहीं होते जुगाड़ों के, कोई सिर पैर नहीं होते। जुगाड़ लगाया, गलत सवाल का भी उत्तर आ गया, गलत सवाल का भी उत्तर आ गया। अब करते हैं तो पता चलता है कि सवाल सही था गलत था, ये था। तो मेन तरीका ही समझाता है, बाकी जुगाड़ ने तो उत्तर मिला ही दिया था, जुगाड़ ने तो अपना काम कर ही दिया था। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।